नमस्कार, पोस्टल नेटवर्क बाई सपना ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर रहेगा पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक का भुगतान, और साथ में रहेगा फ्रैंकिंग मशीन के ऊपर। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लोज नंबर 9 से। रूल नंबर 9 भी इसको बोला जाता है। डिज़ायरेबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक के पूर्व भुगतान की वांछनीयता। डाक के पूर्व भुगतान की क्यों ज़रूरत होती है, ये क्यों ज़रूरी होता है, मतलब जो पोस्टल आर्टिकल है उसके रजिस्ट्रेशन की क्यों ज़रूरत होती है, रजिस्ट्रेशन करना क्यों ज़रूरी होता है। फास्ट डिलीवरी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। फास्ट डिलीवरी आर्टिकल की होगी, साथ में आर्टिकल जो है वो सिक्योर भी हो जाएगा। अगर आप जो है वो प्री पेमेंट नहीं करते हो, रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, तो आर्टिकल की सिक्योरिटी का जिम्मेवार जो है वो डिपार्टमेंट नहीं होगा। साथ में आपके आर्टिकल को जो है वो टैक्स वसूलने के लिए हिरासत में लिया जा सकता है डिपार्टमेंट के द्वारा, और ना ही कोई स्पेशल डिलीवरी होगी अगर आप जो हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, प्री पेमेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्लोज नंबर 10, रूल नंबर 10, पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी। पोस्टेज स्टैम्प और स्टेशनरी, ये दो चीज़ें जो हैं वो डिपार्टमेंट बेचता है। पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक का भुगतान डिपार्टमेंट करता है। साथ में ये अथॉरिटी किसने दी हुई है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को, भारतीय डाक विभाग को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने जो है ये अथॉरिटी दी हुई है डिपार्टमेंट को कि वो जो है वो पोस्टेज स्टैम्प और स्टेशनरी जो है वो बेच सकता है। साथ में जो है वो रेवेन्यू स्टैम्प्स भी बेच सकता है, बेचता है डिपार्टमेंट, लेकिन इसका यूज़ जो है वो पोस्टेज के रूप में नहीं कर सकता है, डाक शुल्क के रूप में इसका यूज़ नहीं कर सकता है डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आता है फिलाटेलिक ब्यूरो। फिलाटेलिक का मतलब होता है कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ स्टैम्प्स, डाक टिकट को इकट्ठा करना, उनका संग्रहण करना, ये कहलाता है फिलाटेलिक ब्यूरो। मतलब जब भी फिलाटेलिक वर्ड्स आएगा तो हमारा ध्यान जो है सीधा स्टैम्प्स की ओर जाएगा कि जो स्टैम्प्स होती है उनको इकट्ठा करना, उनको कलेक्ट करना, ये आता है फिलाटेलिक में। तो फिलाटेलिक ब्यूरो जो स्टैम्प्स लवर होते हैं उनके लिए होता है, जो स्टैम्प्स को इकट्ठा करते हैं, जिन्हें जो होता है वो शौक होता है उनका स्टैम्प्स को इकट्ठा करना, और मतलब अलग अलग स्टैम्प्स, जैसे मान लो कईयों में जो है वो फ्रैंक बना हुआ है फ्लावर्स का, कई जो हैं वो लीडर्स के फ्रैंक में हैं पोस्टेज, तो इस तरह का कईयों को जो है वो स्टैम्प लवर होते हैं, तो उनके लिए जो है ब्यूरो बनाया गया है। और ये जो फिलाटेलिक ब्यूरो जो होते हैं वो बड़े बड़े शहरों में होते हैं, हेड पोस्ट ऑफिसेज में होते हैं। एक स्पेशल जगह बनाई होती है जहाँ पर डाक टिकट को रखा जाता है और साथ में बेचा भी जाता है। और जो विदेशी ऑर्डर होते हैं फिलाटेलिक से रिलेटेड, उनको जो है वो बॉम्बे जीपीओ जो है वो हैंडल करता है। ये सारा काम जो है फिलाटेलिक से रिलेटेड, उनको जो है जो विदेशी ऑर्डर होते हैं उनको जीपीओ ही हैंडल करता है। नेक्स्ट आता है फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन जो है वो एक तरह की स्टैंपिंग मशीन है। इसमें ऑटोमेटिक जो है वो फ्रैंक लगता है। मान लो जैसे कि कोई एक पोस्टल आर्टिकल्स लेके आता है स्टैंप लगाने के लिए, तो उसमें तो है वो इजीली लग जाएगा, फ्रैंक स्टैंप लग जाएगी। लेकिन कोई कंपनी जो है वो 1000-1500 आर्टिकल जो हैं वो स्टैंप पोस्टेज लगाने के लिए देती है, तो उसमें तो फिर अकेला एक बंदा जो है वो नहीं लगा पाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इतने 1000-1500 आर्टिकल्स में, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, फ्रैंक लगाना, स्टैंप लगाना। तो फिर उसके लिए जो है वो फ्रैंकिंग मशीन जो है वो ऐसी ऐसी सिचुएशन में काम करती है, एक साथ कई हज़ार लेटर्स में जो है वो स्टैंप लगाती है, फ्रैंक लगाती है। फ्रैंकिंग मशीन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन EFM और रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन RMFM। ये जो है इसमें जो है रेड कलर इंक का यूज़ किया जाता है और इसमें ब्लू कलर का यूज़ किया जाता है। इसमें दो डाई होते हैं, इसमें 2 मीटर होते हैं, वैल्यू डाई, लाइसेंस डाई, मीटर जो हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। फ्रैंकिंग मशीन के 3 टाइप के लाइसेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल और कमर्शियल। व्यक्तिगत व्यावसायिक जो हैं इनको ऑनलाइन भी लिया जा सकता है, इसका काम ऑनलाइन हो जाता है। और इसकी अथॉरिटी किसके पास है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के पास। और डिपार्टमेंटल जो हैं वो विभागीय जो हैं इसको आपको काउंटर से ही इशू करवाना पड़ेगा, और इसकी अथॉरिटी किसके पास है, पोस्ट मास्टर जनरल के पास। और फ्रैंकिंग मशीन की अथॉरिटी जो है वो डायरेक्टर जनरल जी के पास है। इसकी वैलिडिटी 5 ईयर्स की है,
और इसकी फ़ीस जो है वो 375 रुपीज़ हैं, 375 रुपये जो हैं। और रीन्यू, इसको रीन्यू भी करना पड़ता है, इसका रिचार्ज होता है विद इन वैलिडिटी। अगर आप जो है रीन्यू करते हो तो 375 रुपये लगेंगे, लेकिन अगर आप वैलिडिटी के बाद इसको रीन्यू करते हो तो 475 रुपये आपके लगेंगे, 100 रुपये आपकी पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट आता है फ्रैंक आर्टिकल जो हैं वो केवल विंडो में ही, पोस्ट ऑफिस विंडो में ही एक्सेप्ट किए जाते हैं, लेटर बॉक्स में इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अगर कोई लेटर बॉक्स में इनको डालता है तो फिर इसका टैक्स लगता है, पेनल्टी लगती है। प्राइस ऑफ फ्रैंकिंग, फ्रैंकिंग का क्या प्राइस है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जो सेंडर जो है वो फ्रैंक किसी पोस्टल आर्टिकल को फ्रैंक लगाने के लिए लेके आता है तो उसको साथ में क्या लाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग, SOM प्लस विंडो टिकट। अगर सेंडर जो है वो ये 2 चीज़ें लेके आता है तभी उसके आर्टिकल में जो है वो फ्रैंक लगेगा। डिपार्टमेंट ने जो है वो 3% रिबेट भी दिया हुआ है, कमीशन रिबेट। अगर 5,000 से ज़्यादा फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा जो है वो फ्रैंक लगता है तो फिर 3% डिपार्टमेंट रिबेट देता है। फ्रैंकिंग मशीन यूजर जो है वो हमेशा अपने साथ क्या रखता है, 2 SOM, क्योंकि उसे एक जो है वो कस्टमर रिकॉर्ड बुक में देना होता है और दूसरा काउंटर में देना होता है। इसका रिचार्ज जो है वो कैश के थ्रू भी हो जाता है, चेक के थ्रू भी, ड्राफ्ट के थ्रू भी, नेट बैंकिंग के थ्रू भी हो जाता है। फ्रैंकिंग मशीन का रिचार्ज, पहला रिचार्ज जो है वो 2,000 रुपये का होगा और नेक्स्ट जो है वो मिनिमम 1,000 का हो जाएगा। फ्रैंकिंग मशीन की भी एक लिमिट होती है, अगर वो लिमिट 100 रुपीज़ में पहुंच गई है तो फिर आपको जो है इसको रीसेट करना पड़ेगा। बुकिंग फ्रैंकिंग डेट्स सेम डे और 1 डे बिफोर। जैसे कि मान लो कोई लेटर जो है उसका बुकिंग करने का डेट जो है वो डिसाइड कर दी गई है तो उसी दिन जो है वो फ्रैंकिंग मशीन से फ्रैंक लगना है। उसके एक दिन पहले भी लग सकता है, उसके एक दिन बाद नहीं लगेगा, उसके सेम डे होगा या उससे पहले एक दिन होगा। मान लो जैसे 10 तारीख को लगना है तो 9 तारीख को भी लग सकता है लेकिन 11 को नहीं लगेगा। एड्रेस चेंज, फ्रैंकिंग मशीन का एड्रेस भी चेंज किया जा सकता है, जो करता है हेड ऑफ डिवीज़न जो है SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। और जो फ्रैंक लेटर होते हैं, लेटर्स जो होते हैं उनमें एडवर्टाइजमेंट भी दी जा सकती है लेकिन उसकी जो है वो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल ये लेटर है, यहाँ फ्रैंक लगेगा, यहाँ एड्रेस होएगा और यहाँ आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आपको जो है वो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट का। हाउ टू यूज़ FM, अगर आप जो है वो फ्रैंकिंग मशीन का इस्तेमाल करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेड ऑफ डिवीज़न से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो है SP, SSP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। जो इसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जो है वो ऑथराइज डीलर के द्वारा जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप जो है वो FM फ्रैंकिंग मशीन का इस्तेमाल करना चाहते हो। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड ओनली 2 PO, तो 2 पोस्ट ऑफिस में जिनमें फ्रैंक लगा हुआ है, जिन आर्टिकल्स में फ्रैंक लगा हुआ है, फ्रैंकिंग मशीन से स्टैंप लगी हुई है, उन्हें केवल 2 ही पोस्ट ऑफिस में जो है वो पोस्ट किया जा सकता है। मेन पोस्ट ऑफिस लोअर सेक्शन ग्रेड का और उससे एबव रैंक वाला, और दूसरा जो SP डिसाइड करता है, उन्हीं पोस्ट ऑफिस में जो है फ्रैंक लगे आर्टिकल्स को पोस्ट किया जा सकता है। वैल्यू डाई, मोर देन 1 इम्प्रेशन इन 1 आर्टिकल्स। वैल्यू डाई वाले जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें एक लेटर में एक से ज़्यादा भी फ्रैंक लग सकता है, लेकिन जो लाइसेंस डाई वाले होते हैं उनमें केवल एक ही इम्प्रेशन लगा होना चाहिए, एक ही छाप लगी होनी चाहिए। मशीन फ्रैंक इन लेटर बॉक्स ट्रीटेड एज अनपेड आर्टिकल, अगर आप फ्रैंक लगे आर्टिकल को जो है वो लेटर बॉक्स में डालते हो तो उसको जो है वो अनपेड आर्टिकल्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ध्यान रखना है, इसको जो है वो लेटर बॉक्स में नहीं डाला जा सकता है फ्रैंक लगे आर्टिकल को। इम्प्रेशन इन ब्राइट रेड कलर, ये ब्राइट रेड कलर में जो है इसकी छाप होती है, छाप का कलर जो है। ईच मशीन सील्ड बाय सप्लायर बिफोर डिलीवर, जो मशीन है वो सील कर दी जाती है सप्लायर के द्वारा डिलीवरी से पहले। ड्यूरिंग डिपॉजिट प्लस मशीन रीसेट, डिपॉजिट के दौरान फ्रैंकिंग मशीन में डिपॉजिट करते समय और मशीन को रीसेट करते समय जिसको लाइसेंस दिया गया है उसको क्या क्या लाना ज़रूरी होता है। साथ में उसको फ्रैंकिंग मशीन तो लानी पड़ेगी, फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक भी होती है वो भी लानी पड़ेगी, विंडो टिकट भी लाना पड़ेगा। अगर उसको जो है वो फ्रैंकिंग मशीन में डिपॉजिट करना है, मशीन को रीसेट करना है तो उसको ये चीज़ें लानी पड़ेगी। नेक्स्ट तो ऑल सर्विस रिपेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट करते हैं। ऑल वन कट आउट लेवल अलाउड,
सॉरी, ओनली वन कटआउट लेवल अलाउड, केवल एक ही कटआउट लेवल अलो होता है उस आर्टिकल में जिसमें फ्रैंक लगा होता है 1 सेंटीमीटर का। ये होता है राइट हैंड साइड में। फॉर एग्जांपल आपको इमेज दी गई है, आप देख सकते हो। राइट हैंड साइड में पट्टा होता है, एक कटआउट होता है, लेबल होता है, ये लगा सकते हो। ये लगता है राइट हैंड साइड में। साथ में जो है वो सेंडर का नेम, एड्रेस भी लिखा होना चाहिए। टोटल वैल्यू फ्रैंक इम्प्रेशन, फ्रैंक की वैल्यू कितनी है, कितने का है, ये फिगर में लिखा होना चाहिए और ये रेड इंक में होता है। इम्प्रेशन एरर, अगर इम्प्रेशन की एरर जो है वो रोंग है, गलत है, तो फेस वैल्यू के दौरान जो है 5% डिडक्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। और उसका क्लेम जो है वो हमें करना होता है 3 मंथ्स के अंदर जो है वो क्लेम मिल जाता है। ये अगर आपका इम्प्रेशन जो फ्रैंक लगा होता है, छाप लगी होती है, वो गलत लगी हो तो। नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर हायरिंग फ्रैंकिंग मशीन टू गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, विभागों मंत्रालयों को फ्रैंकिंग मशीन किराए पर देने की शर्तें। अगर विभाग और किसी मंत्रालय को जो है, वो ज़रूरी नहीं हमारे डिपार्टमेंट के पास ही ये मशीन होती है, बाकी भी कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इसका यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशंस रखी हुई है। लाइसेंस ग्रांट बाय पीएमजी, पोस्टमास्टर जनरल के द्वारा जो है वो लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। हायरिंग स्कीम्स अवेलेबल एट प्लेस, जो हायरिंग स्कीम्स हैं वो वहीं अवेलेबल हैं, वहीं उपलब्ध है जहाँ पर जो है पोस्टल मशीन रिपेयर का संगठन है। पीएमजी कैन कैंसिल रिफ्यूज लाइसेंस, पोस्टमास्टर जनरल जो है वो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है, इसको रिफ्यूज़ भी कर सकता है। लाइसेंस अथॉरिटी इशू, जो लाइसेंस अथॉरिटी है वो क्या इशू करती है, विंडो टिकट, और साथ में क्या मेंटेन रखती है, फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर और फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक, ये जो है वो मेंटेन करती है। द मेन पीओ मेंटेन, जो मेन पोस्ट ऑफिस है वो क्या मेंटेन करता है, रजिस्टर ऑफ लाइसेंसी, लाइसेंसीज, जो लाइसेंसेस का रजिस्टर है वो मेंटेन करता है। एडवांस पेमेंट रजिस्टर, एडवांस पेमेंट जो जो करते हैं उसका रजिस्टर भी मेंटेन करता है। फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक होती है वो भी, और फ्रैंकिंग मशीन लेजर होता है वो भी मेंटेन करना पड़ता है मेन पोस्ट ऑफिस को। तो पीछे हमने पढ़ा कि फ्रैंक लगे आर्टिकल केवल 2 ही पीओ में जो हैं वो पोस्ट किए जा सकते हैं, मेन पोस्ट ऑफिस एलएसजी लोअर सेक्शन ग्रेड का और उससे ऊपर वाले रैंक का, और दूसरा जो है एसपी डिसाइड करता है। तो ये मेन पोस्ट ऑफिस क्या मेंटेन करता है, ये चीज़ बताई गई है, ये सब जो है वो मेंटेन करता है। एनुअल रेंट प्लस पोस्टेज अमाउंट, इसका जो ये जो है वो एडवांस रिचार्ज भी किया जा सकता है 100 रुपीज़ से लेकर 9,900 तक, 9900 रुपये तक। ये थ्रू चेक भी हो जाएगा, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू भी हो जाएगा, एडवांस अगर रिचार्ज करना है फ्रैंकिंग मशीन का। पोस्ट ऑफिस ग्रांट आर रिसीव्ड फॉर एनी मनी पेड बाय लाइसेंस, ACG 67 फॉर्म होता है जो है वो लाइसेंस के बाद जो भी पेड करता है, पैसे पेड करता है, तो उसके बाद जो है वो ACG 67 फॉर्म जो है, रिसिप्ट जो है वो दी जाती है। मशीन सेट रीसेट जो है किसके द्वारा की जाती है, पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर के द्वारा, या फिर उसके ऊपर के रैंक वाला जो भी ऑफिसर है उसके द्वारा जो है वो उसको सेट रीसेट किया जाता है फ्रैंकिंग मशीन को। फ्रैंक्ड आर्टिकल्स हैविंग प्रीवियस डेट्स ट्रीटेड एज अनपेड, अच्छा जो फ्रैंकिंग मशीन में फ्रैंक लगने के लिए जो आर्टिकल्स की डेट फिक्स की गई है वो उसी डेट को ही उसमें फ्रैंक लगना है, उससे एक दिन पहले भी लग सकता है, उसके एक दिन बाद नहीं लगेगा। अगर ऐसा होता है तो उसको अनपेड अवैतनिक जो है वो ट्रीट किया जाएगा आर्टिकल को। तो बस ये फ्रैंकिंग आर्टिकल्स का यही चैप्टर ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा पोस्टेज, पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक का भुगतान और फ्रैंकिंग मशीन के ऊपर हमने पढ़ा रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी होता है, और फ्रैंकिंग मशीन क्या काम करती है, कितने टाइप की होती है, कौन सी डाई कितनी डाई होती है इसमें, और जो लाइसेंस होता है वो कौन इशू करता है, किसके पास अथॉरिटी है, और इसके पेमेंट ऑफ पोस्टेज के बारे में भी हमने पढ़ा। फिलाटेलिक ब्यूरो के बारे में पढ़ा, फिलाटेलिक ब्यूरो क्या है, और जो स्टैम्प लवर हैं वो क्या क्या मतलब ब्यूरो में जो हैं वो स्टैम्प लवर जो हैं वो स्टैम्प को इकट्ठा करते हैं, उसकी कलेक्शन करते हैं, स्टडी करते हैं, और इनको इकट्ठा किया जाता है।
तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमने पढ़ी आज के लेक्चर में। ये तो था GDS टू MTS, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था उनके लिए थर्ड लेक्चर था। लेकिन जो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो जिनका इससे कोई कनेक्शन नहीं है GDS टू MTS से, वो उनके लिए जो है वो पोस्टल की बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे हमारी RD हो गई, फिक्स डिपॉजिट हो गया। बच्चियों के लिए जो है वो SSC की स्कीम है, RPLI PLI, हमारा बीमा भी होता है पोस्टल डिपार्टमेंट में। साथ में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, PPF है, MIS की स्कीम है। तो आप जो है इन सभी स्कीम्स के बारे में भी मुझसे पूछ सकते हैं। करंट इंटरेस्ट क्या चला हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगी। क्या क्या बेनिफिट्स हैं पोस्टल स्कीम्स के, आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, आप सब कुछ पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।